Presented by Sunprit News and Sunprit Prime Media Private Limited. Co-presented by Sunprit Chemical Private Limited, Sunprit Industries and Sunprit Heights. क्या कोई आर्ट्स या साइंस पढ़कर डॉक्टर बन सकता है या कोई साइंस पढ़ने के बाद सीए बन सकता है? ये बहुत जन के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं कि कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो क्या साइंटिस्ट बन सकता है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आके भी क्या सीए बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है या सीएस बन सकता है या कोई अकाउंटिंग में काम कर सकता है। आज की कहानी इसी सवालों के जवाब है और वो भी एक इंस्पायरिंग तरीके से, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि आपका पैशन और डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। 12वीं तक साइंस पढ़ने के बाद जब एक फिक्स पाथ फॉलो कर रहे थे तब इन्होंने अपने दिल की बात सुनी और फिर कॉमर्स चॉइस किया। वहीं से शुरू हुई एक नई जर्नी। मेहनत और डेडिकेशन के साथ ग्रेजुएशन क्लियर किया, वो भी कॉमर्स फील्ड से, और फिर सीए बनने का ठान लिया और आज वो एक सक्सेसफुल और नामचीन सीए हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं सीए गरिमा शर्मा मैडम से। मैडम, आपका प्रीतम पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू प्रीतम जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। हाय, मेरा नाम है सीए गरिमा शर्मा। मेरी ऑफिस गोल्डन स्क्वायर में है। मैं पिछले 10 साल से भरूच में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक दूसरे स्टेट से आकर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट की और मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि गुजरात के लोग बहुत ही दरियादिल होते हैं, तो आउटसाइडर्स को भी वो बहुत ही वार्मली वेलकम किए। और ये बहुत अच्छा शहर है, एक भरूच एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत स्कोप है। काम करने वाला इंसान होना चाहिए और उसके मन में इरादा होना चाहिए। बाकी हमारा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, हमारे तो कोई फैमिली वाले भी दूर दूर तक रहते नहीं है, बिजनेस का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और बस काम करते गए और आज 10 साल के सफर में आपको ऐसा कुछ टॉप ऐसा क्या आया था आपके लाइफ में? बिना रेफरेंस के काम मिलना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है, जो इनिशियली एक स्ट्रगलर को फेस होता है कि अगर आप किसी को जानते नहीं, गुजराती में अपन कहते हैं ओळखाण छे, तो अगर आपकी ओळखाण नहीं है तो नॉर्मली आपको कोई काम नहीं देता है। तो वो एक इनिशियल लेवल पर एक स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर जैसे आप मेहनत करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो माउथ पब्लिसिटी होती है। और हमारे यहाँ तो वो माउथ पब्लिसिटी 1 से 10, 10 से 100 होने लगती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में रातों रात आज मैंने ऑफिस खोला और मैं बोलूँ कि नहीं अब तो मेरा धंधा उड़ना चाहिए, वैसा नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, कंसिस्टेंटली हमको मेहनत करनी पड़ती है और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपको ब्रीच नहीं करना है। टैक्स का पैसा बोलकर जेब में रख लिया, टैक्स नहीं भरा, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने चाहिए। तो ये कुछ की हैं। बाकी एक जने का आप काम अच्छा करके देंगे, वो बाहर जाकर 100 लोगों को बोलता है। एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी और मेरे को तो अभी भी ठीक से गुजराती बोलनी नहीं आती है, फिर भी मेरी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप गुजरात में कितना 10 साल से हैं? 10 साल से। ओके, बस सीए का जर्नी गुजरात से चालू हुआ आपका? मतलब हाँ, मैंने पढ़ाई जयपुर से की है, लेकिन प्रैक्टिस मैंने यहीं आकर की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर ही एरिया ऑफ प्रैक्टिस लिमिटेड रहता है। ओके, प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो सीए को डरने की जरूरत नहीं है। ओके। सीए जर्नी स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। सीए एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इसमें कंसिस्टेंसी और मेहनत की ज़रूरत है, लगातार आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, पर पेशेंस रखना पड़ता है और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो बन जाते हैं। ओके। मुझे लगे 5-6 अटेम्प्ट आफ्टर हैविंग अ मैरिज, आफ्टर हैविंग अ बेबी, आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल। तो लगे मुझे भी 5 अटेम्प्ट्स। 5 अटेम्प्ट के बाद आपका पूरा जी, फाइनल कंप्लीट हो 5 गया? अटेम्प्ट के बाद हुआ। सीए सिर्फ एक डिग्री है या एक माइंड सेट है? सीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, स्किल सेट है। एक स्किल सेट है। यस, सीए एक स्किल सेट है। इसमें हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिस्क मिटिगेशन, बिजनेस का एक्सपांशन, ग्रोथ, सबके ऊपर बात करते हैं। ओके। और सीए का रोल्स आज के डेट में कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका है? अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर सीए को सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और कंप्लायंस के हिसाब से देखेगा तो फिर उसका रोल कुछ खास है नहीं। बट वैसे लार्जर लेवल पर सीए का रोल बिजनेस के ग्रोथ में, प्लान्स में, अभी तो आपको पता आईपीओ का बड़ा क्रेज चल रहा है, तो हर लेवल पर, वैल्यूएशन लेवल पर, हर लेवल पर सीए का एक बहुत ही वाइटल रोल है। बिजनेस में भी उनका स्ट्रेटेजी प्लान करने में, क्योंकि वो डिटेल में बिजनेस को अंदर से जानता है, समझता है, उसके लूप होल्स क्या हैं, कहाँ पर बिजनेस लैग कर रहा है, कहाँ पर उसके ऊपर काम किया जा सकता है, वो सीए को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो सीए का वो भी एक रोल है।
बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि सीए को बस एक या तो उनका रिटर्न्स भरने का काम में लेते हैं, या मंथली मंथली रिटर्न्स जीएसटी रिटर्न भरवाते हैं, या ईयरली उनसे बस आईटीआर ही भरवाते हैं। बाकी कुछ सजेस्ट उनको यहाँ तक कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं वो भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो उनको वो बिजनेसमैन को आप क्या बोलना चाहेंगे? इसलिए उनका ग्रोथ बहुत स्लो पेस पर होता है। अगर वो हर लेवल पर सीए को डिस्कस करें तो मेरे को लगता है कि उनकी ग्रोथ स्पीड बहुत फास्टर हो सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। गवर्नमेंट में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। तो अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर खुद तो अवेयर है नहीं, ऑब्वियसली वो इतने सारे लॉस तो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो कुछ भी नया चालू कर रहे हैं या कुछ भी नया एक्सपांशन कर रहे हैं और अगर वो डिस्कस करें अपने सीए से, तो उनको बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं जो उनको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको डिस्कस करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो क्यों या डरते होंगे या क्यों नहीं उनको सीए को बताते हैं या इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने बिजनेस में? शायद उनको ऐसा लगता होगा कि हम लोग जान जाएंगे उनका बिजनेस ट्रेड सीक्रेट। मे बी ये फेयर रहता होगा। वो कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं डर रहता ही है। और बहुत जन को ऐसा भी डर रहता है कि हम अपना बिजनेस सीए के साथ शेयर कर रहे हैं तो उनका कोई कंपटीटर भी वही सीए के पास उनका फाइल होगा तो वो कहीं ना कहीं उसको ना बता दे, ऐसा भी उनको ऐसा डर हो रहता सकता होगा। है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक लॉ है। जैसे ही हम किसी का असाइनमेंट लेते हैं तो एक हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है जिसको हम कहते हैं कि भाई हम एक क्लाइंट का डेटा जो भी हमारे पास है हम दूसरे क्लाइंट से, इवन हम अपने लाइफ पार्टनर से घर पे भी शेयर नहीं कर सकते हैं। ओके। तो वो अगर वो डर रहा है तो वो सिर्फ उसके मन का डर है, टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ रियल में होता है? जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट का जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी और से रिवील नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स होता है। वैसे सेम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी है। तो अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक वो अपनी सारी बातें हमें बता सकता है। ओके। तो क्या सीए को हम बिजनेस का डॉक्टर बोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सीए को बिजनेस का डॉक्टर बोल सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी का भी डॉक्टर कहा जा सकता है। ओके। सीए स्टार्टअप के लिए सीए का रोल्स कितना बड़ा है? स्टार्टअप के लिए सीए का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज से सीए का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक स्टार्टअप जब बिजनेस आइडिया लेकर आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको इनिशियल लेवल से लेकर बताता है कि किस तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए, किस तरह का फंडिंग वैल्यूएशन होना चाहिए। हर स्टेज पर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जब अगर सीए इन्वॉल्व होता है तो हर लेवल पर वो एंजल इन्वेस्टर्स और कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट सबको इन्वॉल्व करके उसका प्रॉपर वैल्यूएशन लेकर आता है और उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाता है ताकि बिजनेस सिर्फ सर्वाइव ना करे बल्कि वो थ्राइव करे। फंडिंग कहीं से मिलने के लिए सीए से क्या क्या हेल्प मिल सकता है? सीए से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। स्टार्टअप में एक बूट स्ट्रैपिंग होता है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे ग्रांट्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएलआई स्कीम, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। जो सीए के साथ अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो सीए उनके साथ मिलकर उनको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। Okay, आप स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया का एक अच्छा बात की है, पर क्या सच में ये स्टार्टअप्स को उसका बेनिफिट्स मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे स्कीम ऐसा है स्टार्टअप इंडिया जैसे कि आप अभी बोले स्टैंड अप इंडिया का, पर कहीं ना कहीं वो लोग डॉक्यूमेंटेशन में या कहीं बैंक का चक्कर काटते काटते वो लोग इतना हरासमेंट हो जाते हैं कि उनको उनका बेनिफिट मिलता ही नहीं है ये उसमें। आपने एकदम सही बात कही है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पर जो स्कीम लॉन्च करते हैं और ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो आप और मैं ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो वो है, आपका कहना एकदम सही है। इसका एक बहुत बड़ा गैप ये है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लगता है कि वहाँ पर जो उन्होंने कह दिया कि ये बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो बस उठकर चले आएंगे अपने बिजनेस आइडिया को लेकर और वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स लैक करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अवेयरनेस और डॉक्यूमेंट्स का जो गैप है वो उसको फुलफिल करे, जिस तरह से उसके क्लीन अकाउंट्स होने चाहिए, कंप्लायंस को फॉलो करे, तो वो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और भी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब अवेल कर सकते हैं। नहीं, फिर भी कोई ऐसा गया तो बैंक वाले उसमें बोलते हैं आपका पुराना टर्नओवर क्या है। जो अगर कोई स्टार्टअप इंडिया में आया है तो ऑलरेडी मतलब बेसिक सी बात है कि वो स्टार्टअप ही कर रहा है, तो बैंक बोलेंगे आपका पुराना 2 साल का टर्नओवर लाओ, आपका बैलेंस शीट लाओ, तो वो कहाँ से लाएंगे? हाँ, इसलिए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, लेकिन फिर भी मुद्रा लोन मिलते हैं काफ़ी। उसमें बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और भी सरकारी बैंक में जैसे पीएपीएल करके एक लोन होता है, पेपरलेस लोन होता है। उसमें ज़्यादा डेटा मांगे नहीं जाते हैं, सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और उद्यम सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको लोन दिया जाता है। उसके अलावा प्राइवेट फंडिंग भी है। तो ऐसे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करेंगे तो उनको पता चलेगा। बराबर।
कि वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करते नहीं कि हमको ये चाहिए, हमको लोन चाहिए वो करके। तो वो कहीं बाहर से ही या तो कहीं यूट्यूब से देख लेते हैं कि फंडिंग कैसे लें। तो ये क्या जो यूट्यूब में आता है वो क्या सही है? वो एक्चुअली अधूरा उसका ज्ञान है। रिलेटेड क्या है? जी जी, वो थोड़ा अधूरा ज्ञान है। मुझे लगता है यूट्यूब से आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसे इम्प्लाइड नहीं कर देना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ऐसे तो फिर आपको कल को कोई भी बीमारी हुई तो बिना आप डॉक्टर के पास जाए खुद ही गूगल करके दवा खा लीजिए, तो फिर तो डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ही नहीं सही है बात ऐसे है। तो इसलिए गूगल का ज्ञान एक बेसिक ज्ञान हो सकता है, इंट्रोडक्टरी ज्ञान, लेकिन उसे इम्प्लाइड नहीं कर देना चाहिए अपने बिजनेस में। कोई बिजनेसमैन उसका अच्छा खासा बिजनेस है, करोड़ों में बिजनेस है, पर उसका पुराने सिबिल के चलते बैंक से लोन मिलता नहीं है। तो उसको कैसे बैंक में लोन मिलेगा? उसको कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए? सिबिल को इम्प्रूव करने का एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आपके सिबिल अगर आपने रेगुलर पेमेंट्स नहीं किए तो अपना पेमेंट साइकिल रेगुलर कीजिए। अगर कोई पुराना आउटस्टैंडिंग ड्यू है, आपने क्लियर कर दिया था, तो उनसे एनओसी आप ले सकते हैं। और हम लोग भी वो सिबिल क्लियर करवाते हैं। एक प्रॉपर एजेंसी है जिसमें हमने जिन जिन को ड्यूज क्लियर कर दिए उनसे मेल वगैरह भेजकर एनओसी लेते हैं, और रिपेमेंट रेगुलर करके हम अपना सिबिल को इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए कि भाई आपने रेगुलर पेमेंट्स जितने लिए हैं सब क्लियर कर दिए और कोई ड्यूज़ नहीं है, तो आप अपना सिबिल इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। एक न्यू एंटरप्रेन्योर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये गाइड करना चाहूँगी कि आप अपना एक बिजनेस आइडिया जो लेकर आते हैं उसके साथ एक डिसिप्लिन और फंडामेंटली आपको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ सेल पर नहीं बल्कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। कैश फ्लो के ऊपर आप अच्छा एक बात की है कि कोई कोई नया बिजनेसमैन जो रहते हैं या 1 साल 2 साल में वो चल रहे हैं, उनको कैश फ्लो के बारे में नहीं पता रहता है, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करें। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, वो कैश फ्लो कैसे देखें? नया बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत ही जोश में होता है। उसको उसको जोश के साथ होश में रहने की ज़रूरत है। उसको अपने नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नहीं बस हमारी सेल हाई होनी चाहिए, वो हाई एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं और अपनी सेल को स्केल करने के लिए जो तो जिस भी तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे अपने सीए से बात करते रहना चाहिए ताकि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका सही रहे और वो अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव लेकर आए। क्योंकि बिजनेस में सिर्फ ऐसा नहीं कि सेल ही देखी जाती है। अल्टीमेटली अगर आप घर लेकर कुछ नहीं जा रहे हैं और आपका नेगेटिव कैश फ्लो है बिजनेस का, तो फिर क्या पॉइंट है। पेशेंस के साथ थोड़ा डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है और नंबर्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। ये कोई नया बिजनेस सी और सी एस के बिना लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है? मुझे तो लगता है कि CSCS के बिना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने कॉम्प्लिकेटेड कंप्लाइंसेस हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट के लॉज हैं जो ऑब्वियसली एक आम आदमी को नहीं पता होता है, क्योंकि उसका फोकस होता है कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। वो लीगल मैटर्स क्या हैं, कागजी कार्यवाही क्या है, वो उसमें फंसता नहीं है। और अगर उन्होंने CA या CS हायर नहीं किया तो बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। आपको तो पता ही होगा, GST का एक दिन आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो 100 रुपये पर डे पेनल्टी है। इनकम टैक्स का ड्यू डेट एक दिन ऊपर चला गया तो 5,000 पेनल्टी है। तो ऐसे हैवी पेनल्टीज का सामना ना करना पड़े, इसलिए CA CS तो उनको चाहिए ही। कंप्लायंस प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए भी उनको CA CS की ज़रूरत है। ओके। जैसे अभी आप बोले कि पेनल्टी पर डे 100 का पेनल्टी है, GST और में। किसी के बिजनेस में ऐसा लॉस हो गया और उसको अपने GST रिटर्न भरने का उसको पैसा नहीं है, तो उसको पेनल्टी कहाँ तक लगेगा? कोई लिमिट है कि इतना नील रिटर्न उसको फाइल करना पड़ेगा। वेवर तो बिल्कुल नहीं है। इवन दो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है और आपने GST का नंबर ले लिया है तो भी यू हैव टू फाइल नील रिटर्न। उन्होंने एक फैसिलिटी दिया है कि भाई आप 3 महीने में एक बार एक नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट नील रिटर्न आपको फाइल करनी है। और लॉसेस तो आप इनकम टैक्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 ईयर्स तक यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। अगर 8 साल के बाद अगर कभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है तो पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करके आप अपनी इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई छोटा बिजनेसमैन है, अभी वो उसका बिजनेस को बड़ा करना चाहता है या प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहता है, तो उसका पहले कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो ऑब्वियसली कि उसमें प्रोप्राइटरशिप में ही चालू करता है। तो क्या प्रोप्राइटरशिप आगे चल प्राइवेट लिमिटेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बेसिकली प्रोप्राइटरशिप
आगे जाकर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं होती है। प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल के हिसाब से बनता है, उसमें उनका कोई इंडिविजुअल पैन कार्ड भी नहीं होता है। जो उस इंसान का, जो ओनर का पैन कार्ड होता है, वही इनकम टैक्स में प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड होता है। ओके। तो स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एडवाइजेबल है, क्योंकि कंप्लायंसेस भी कम है, टैक्स भी स्लैब्स के हिसाब से होती हैं। लेकिन अगर आपको लार्ज लेवल पर ग्रोथ करना है तो इनिशियल लेवल पर आप एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं रादर देन प्रोप्राइटरशिप। उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, विच इज़ वेरी इजी। ओके, तो ये तो किया उसमें जा जीएसटी नहीं चेंज करके आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं? इजीली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रावधान है। ओके, तो कोई अगर प्रोप्राइटरशिप ना करके एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म करे तो इजीली नहीं, कम से कम कुछ कंप्लायंस सकता है, करके हाँ। वो आराम से कर अगर सकता आपका है। बिजनेस स्केलेबल है, आपको लग रहा है कि अगले 10 साल में इतना स्केल आप कर सकते हैं, तो हाँ आपको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड में तो अभी टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स 25% ही है, 25% है, विच इज जबकि लेस देन द पार्टनरशिप फर्म जिसमें हाँ। 30%। 30% ऑलरेडी 5% लेस है हाँ। प्राइवेट लिमिटेड में। स्मॉल बिजनेसमैन वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बिजनेस में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है। जैसे ही कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने देखा है, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स इन दिस एरिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उनको लोन की ज़रूरत है। अब उनको मान लीजिए बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन उठा लेते हैं, विच इज़ 18% और समथिंग। और उसके बाद उससे जो उनको घर के खर्चे चलाना है वो भी चला लेते हैं, बिजनेस के खर्चे चलाने हैं वो चला लेते हैं, तो वो आपस में मिक्स कर देते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। एक इंटेंट होता है कि पर्पस ऑफ लोन क्या है, जिस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, बिजनेस के लिए लिया जा रहा है तो बिजनेस में ही यूज होना चाहिए, पर्सनल में लिया जा रहा है तो पर्सनल में ही लिया जाना चाहिए। आपको इसका मैं एक रियल किस्सा भी बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसको लैंड खरीदना था, एग्रीकल्चर लैंड। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं देता है, तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल लोन उठा लिया 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट उन्होंने 18% के रेट से 3-4 करोड़ का पता नहीं कहाँ से कौन कौन सा अलग अलग एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में जा जाके लोन उठा लिया। Okay. अब वो एग्रीकल्चर लैंड उनको कुछ बेनिफिट तो दे नहीं रहे, उन्होंने एनएबी करवा लिया है। अब उनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस का, वो उनके इंटरेस्ट में घुस गया है और उनका जो इबिट्टा है वो एकदम माइनस में चला गया। अब उनकी बैलेंस शीट भी एकदम खराब हो गई है। अब वो बेचने जा रहे हैं तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी हाई हो गई है कि वो बेच ही नहीं पा रहे हैं। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिसीजन जो उन्होंने खुद से ही ले लिया कि मुझे ये लैंड खरीदनी है, चाहे जैसे खरीदनी है, और उन्होंने अपना वो खरीद लिया, वो एक मेरे को लगता है कि डिसीजन उनका गलत रहा था। कहीं ना कहीं वो सीए से भी डिस्कस नहीं किया करना होंगे। चाहिए था। हाँ, पहले उनको डिस्कस उस मोमेंट पे जब उनके पास फंड नहीं था तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डिसीजन हो तो सीए, उनका सीए जो भी है उनके साथ डिस्कस करके ही कुछ फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा बिजनेस को स्केल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो हर स्टेज पर ज़रूरी है। जैसे ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब से लेकर कि हमारा गोल क्या है, हमको किस लेवल पर स्केल करना है, हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ है, हमारे क्या मार्जिन्स हैं, वो सबको मैनेज करके फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या बस एक सर्टिफिकेट है या उसमें कुछ फ़ायदा भी मिलता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा। एमएसएमई का एक पोर्टल है। इंडियन गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट्स देती है वो शुरू होता है उद्यम सर्टिफिकेट से, कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद आपको जैम पोर्टल और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो गवर्नमेंट के दिए हुए हैं, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। वंस यू आर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई पोर्टल उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बार जैसे कि जैम पोर्टल का आप बोले कि उसमें गवर्नमेंट सब टेंडर्स आते हैं, तो उसमें पेमेंट का क्या सिस्टम रहता है? उसमें 15 डेज का सिस्टम, 45 डेज है वैसे। एमएसएमई का तो 45 MSME डेज का रहता है, पर उसमें गवर्नमेंट में कहीं किसी से मैं सुना हूँ कि वो कुछ पैसा एडवांस में देते हैं गवर्नमेंट, बाकी टेंडर के लिए। हाँ जी। टेंडर के लिए। तो उसमें कैसा कोई आम आदमी उसमें करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? वो टेंडर टू टेंडर पे डिफर करता है। अगर आप जैम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं तो जैसे टेंडर्स निकलते हैं तो आपको नोटिफिकेशन दिए जाते हैं ईमेल पर कि ये टेंडर्स निकले हैं। और हाँ, टेंडर्स का एक अमाउंट रहता है, वो अमाउंट आपको उतने पीरियड में भरना रहता है। हाँ, ओके। तो वो सब फायदे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फायदे मिल सकते हैं। एलटीसीजी और एसटीसीजी, इसमें क्या डिफरेंस है?
ये एकदम अपने मार्च के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको बोलते हैं जो, जैसे इक्विटी के केस में हम अगर बात करें, तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए रखे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, और 12 महीने के पहले अगर आपने बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है। अब जैसे मार्च का टाइम आ रहा है तो मेरा इस पर एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि अगर आपको थोड़ा टैक्स प्लानिंग करना है, नॉट टैक्स इवेजन, तो सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान SWP आपको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अभी 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, और अगर 31 मार्च से पहले अगर आप बुक कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है 12.5% का लगता है लॉन्ग टर्म पर, और शॉर्ट टर्म पे 20% का लगता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके किया जाए तो आप पैसे भी कमा सकते हैं और टैक्स से भी बच सकते हैं। कोई शुरू में बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? वो कौन से रजिस्ट्रेशन में जाए, प्राइवेट लिमिटेड, LLP या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप? अगर उनको स्केल करना है तो पर्सनली मेरा ये सजेशन रहेगा कि उनको LLP करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो स्मॉल लेवल पर ही हैं और उनका टेरिटरी ऐसा है कि नहीं, उनको बहुत फंडिंग नहीं चाहिए और वो स्मॉल लेवल पर ही रहना चाहते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप एडवाइजेबल है। ओके। ये उस इंसान के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि उनका क्या गोल है। LLP में जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं, तो वैसे प्राइवेट लिमिटेड में क्या है? प्राइवेट लिमिटेड में क्या लाइबिलिटी है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली वैसे तो ROC पोर्टल पर ही चलता है, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, पर LLP में पार्टनर्स होते हैं और उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ सीमित रहती है जितना उनके उसमें लिखा हुआ है, फर्म में जो लॉज लिखे हुए हैं। अगर कल को मान लीजिए LLP वो हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो जितनी उनकी फर्म में असेट्स है और जितनी उनकी लाइबिलिटी है वो लोग वहीं तक सीमित रहते हैं। वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड में भी वैसा ही है, कंपनीज की असेट ही इन्वॉल्व होती है, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की असेट नहीं आती है। बट कंप्लायंस पार्ट पर प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा कॉस्टलियर होता है, ROC के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, रेगुलर बेसिस पर आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है, मिनट्स बनाने पड़ते हैं, और अगर आपने वो नहीं फॉलो किए तो हैवी पेनल्टीज़ हैं, और वो 100-200 नहीं है, वो काफ़ी बड़ी है। LLP में वो कंप्लायंस प्रैक्टिस बहुत कम है, आपको रेगुलर बेसिस पर AGMs और वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्लायंस में आप बच जाते हैं, इसलिए LLP थोड़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में एडवाइसेबल कोई है। अगर बिजनेस करना चाहे तो LLP में इजीली वो अपना कर सकता है, मैनेजमेंट कर खर्चे सकता के है, हिसाब से कहा जाए तो पैसा भी उसमें बचता है, और बच प्लस जाता एक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ROC का पोर्टल जो अगर कोई देखता है तो उसको सारे डेटा भी दिखते हैं। प्रोप्राइटरशिप में कोई डेटा किसी पोर्टल पर कहीं विजिबल नहीं होता है, तो LLP एक बीच का रास्ता है कि आपको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म भी मिल गया जहाँ पर सारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितने लोन्स हैं, क्या है क्या नहीं है, और कंप्लायंस के जो पैसे लग रहे हैं, फीस लग रही है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल होती है। कंप्लेंट्स के तो पैसा बच रहे हैं पर टैक्स में 5% ज़्यादा लग रहे हैं। अब वो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको भी 25% में ले आना चाहिए मेरे हिसाब से, जी जी बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड और LLP में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है डिफरेंस नहीं। है नहीं। यस, लीगल तरीके से टैक्स सेविंग कैसे करें? लीगल तरीके से टैक्स सेविंग कैसे करें, ये तो बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन है, किसके पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है उसके ऊपर। अगर इंडिविजुअल है, सैलराइड है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, क्योंकि सैलराइड न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो वो बेनिफिशियल है। हाँ, और वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो अपना कैपिटल गेन जो है उसको अगर बुक कर लेता है विद इन 31 मार्च तो वो टैक्स से बच सकता है। प्लस अगर वो स्टॉक मार्केट में बहुत इनकम कर रहा है और अगर वो सैलराइड पर्सन है और वो अपनी ही इनकम में कर रहा है, तो एक HUF एक बेटर ऑप्शन हम सजेस्ट करते हैं कि वो HUF बना ले। HUF बना लेगा तो उसमें वो एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकता है, कुछ अपने ब्याज वगैरह की इनकम है वो उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है, FDs के ऊपर जो टैक्स लगता है वो उसमें रख सकता है, प्लस इक्विटी F&O से जो भी प्रॉफिट होता है वो उस डीमेट के थ्रू कर सकता है। तो ऐसे वो टैक्स प्लानिंग करके थोड़ा बच सकता है। और अगर वो बिजनेसमैन है तो पूरी इट्स ऑल अ डिफरेंट गेम, तो उसकी तो पूरी कहानी ही अलग हो जाती है। ओके। HUF के बारे में आप एक अच्छा बात की है कि HUF क्या है, HUF कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन एप्लीकेबल हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कोई भी एक ऐसी फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा है वो HUF के रूप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर उनके जॉइंट फैमिली है, उनके मम्मी पापा भी हैं, बेटा बहू भी हैं, तो वो 2 HUF भी बना सकते हैं और चाहे तो एक भी बना सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो एक हिंदू फैमिली होनी चाहिए और हस्बैंड वाइफ होना चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए, ये एक है। और 300 रुपये के स्टैम्प से वो बन जाता है, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है।
रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक गिफ्ट डीड बनानी है और HUF आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी इनकम टैक्स में HUF को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है। जैसे कि कोई मिस्टर A है, मिस्टर B है, तो उसका 12 लाख का एग्जम्पशन है, उसका 12 लाख का है, तो HUF का अलग से फिर 12 लाख का है। तो ऐसे करके वो अपनी इनकम को थोड़ा टैक्स प्लानिंग करके बचा सकता है, तो उसका टैक्स नहीं लगेगा। क्या HUF पैन कार्ड में बिजनेस भी कर सकते हैं? नॉर्मली तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पैतृक बिजनेस चला आ रहा है तो हाँ कर सकते हैं, और उससे होने वाली इनकम जो है वो उसमें जाएगी, तो फिर आपका इंडिविजुअल जो इनकम है वो अलग उसमें चली जाएगी, तो आपका टैक्स भी बच जाएगा। और काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। क्या ये लीगल है हाँ बिल्कुल कि legal आप है। अपने जो पर्सनल पैन कार्ड है उसमें अलग बिजनेस कर रहे हैं, HUF में अलग बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल लीगल है। एक आदमी कई बिजनेस कर सकता है। अभी आपका एग्जांपल लिया जाए, आपका सपोज ये पॉडकास्ट का बिजनेस है, वो आपका एक इंडिविजुअल बिजनेस है, और आपका कोई फैमिली का बिजनेस है, वो कोई दूसरा बिजनेस है, उसमें पहले से कुछ बिजनेस चला आ रहा है, तो वो हेरिडेटरी उस बिजनेस की इनकम उसमें जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्स लगेगा। और ये आपकी पर्सनल इनकम है जो आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड के ऊपर है, तो वो है बिल्कुल लीगल है, और फायदे भी है ना, टैक्स भी आप बचा टैक्स सकते बचा हैं। सकते हैं उसमें। कि अभी तो गवर्नमेंट 12 लाख तक कर दिया है, तो HUF में भी 12 लाख हाँ हो जी, गया, हाँ जी। तो इसमें 12 लाख है और उसमें भी 12 लाख, मतलब 24 लाख तक उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस में और रियल लाइफ में इमरजेंसी फंड का कितना रोल है। रोल है? इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अगर पैसा घुसा हुआ है, नॉर्मली इंडिया में ऐसा है कि एक बिजनेसमैन जो होता है जिसके पास जितने पैसे आते रहते हैं वो सारा अपने बिजनेस में घुसाता जाता है, स्टॉक में खरीदने में, मतलब स्टॉक मतलब उसके बिजनेस का स्टॉक, और वो अल्टीमेटली सारा पैसा उसमें घुस जाता है। बिजनेस तो समुंदर की तरह, आप जितना डालिए वो उसमें तो चला ही जाएगा। चला ही इसलिए जाएगा। मुझे लगता है एक बिजनेसमैन को पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी हुई तो इजीली रिडीम किया जा सके वो फंड और बनाया जा सके। होना ही चाहिए। अपने टोटल बिजनेस, टोटल टर्नओवर का कितना % इमरजेंसी फंड होना चाहिए? मुझे लगता है कि 10 से 20% होना चाहिए। ओके। किसी का 10 करोड़ का बिजनेस है तो 20 लाख जैसा, उस 2 करोड़ जैसा उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हाँ, और इमरजेंसी फंड सिर्फ कैश में नहीं बल्कि इंश्योरेंस के फॉर्म में भी होना चाहिए। जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर आप फैमिली में अर्निंग पर्सन है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। इस तरह से इमरजेंसी फंड इज जस्ट नॉट जस्ट ओनली कि आपके पास कैश है या बैंक में पैसा है, वो पूरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें स्टॉक है तो उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है, लाइफ का इंश्योरेंस है कि नहीं है। इस तरह से सारे फंड्स को मैनेज करके इमरजेंसी फंड को प्लान करना चाहिए। ओके। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में क्या डिफरेंस है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड लोन इज अ बैकएंड बाय एनी सिक्योरिटी। जैसे कि घर खरीद रहे हैं तो घर है, कार खरीद रहे हैं तो कार है, या FD के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो वो सिक्योर्ड एसेट है। अनसिक्योर्ड मतलब आपने कोई एसेट नहीं दी है और बस आप बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए गए हैं, या कोई पर्सनल पर्पज से अगर आपको लोन लेना है और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, तो आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है। ऑब्वियसली तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। कोई बैंक वाला अनसिक्योर्ड लोन किसी को दे रहा है, चाहे वो बिजनेस में दे या कोई किसी को पर्सनल लोन दे, तो उसमें अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको रिकवरी वो कैसे करेंगे बैंक वाले, क्योंकि उनके पास तो कुछ एसेट्स है नहीं उनका। हाँ, अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा होता है कि जो बोरोवर होता है वो ही इज़ लाइबल टू पे द जितना भी उसका अमाउंट है, तो वो उसको पे करना ही रहता है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है। तो अगर बैंक में सपोज अभी 10 लाख का किसी इंसान ने लोन लिया है और वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा है, तो अभी बैंक के पास एज सच तो कोई सिक्योरिटी है नहीं वो 10 लाख को रिकवर करने की। लेकिन इस तरह के सारे लोन सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जिसको हम CGTMSE फीस कहते हैं। तो अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है और वो पे नहीं कर पाता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ़ीस चार्ज करती है एनुअल बेसिस पे, CGTMSE फ़ी बोलते हैं उसको। उस फ़ी को हर साल वो भरता ही है वैसे भी। तो अगर वो किसी टाइम पर नहीं भर पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को पैसा रीपे कर देती है। ओके, यानी बैंक का कोई लोन लॉस होता नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती है। अगर वो रेगुलरली भर रहा है तो अच्छा है, लेकिन वो जो फीस है CGTMSE फी उसको एनुअली पे करनी होती है। तो बैंक ऐसा कभी भी कुछ भी लॉस में होता ही नहीं है। कोई बिजनेसमैन अगर गाड़ी ले रहा है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो उसके पर्सनल नाम में ले या बिजनेस के नाम में ले?
बिजनेस के नाम से लेंगे तो वो उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अपने P&L में क्लेम कर सकते हैं। तो हाँ, एडवाइजेबल तो है कि लिया जा सकता है, बल्कि अच्छा है। बस थोड़ा आपको RTO की फीस ज़्यादा देनी होगी लेकिन हाँ बिजनेस के कॉर्पोरेट चार्जेस ज़्यादा लग हाँ, जाते हैं। लेकिन बिजनेस में अगर वो क्लेम करते हैं तो एक बिजनेस असेट क्रिएट हो जाएगी जो कि एक लीगल टेंडर रहेगा। तो हाँ, अच्छा है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, करना मैं चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन को ऐसे देखता हूँ और किसी बहुत जन को ऐसे जानता भी हूँ, नाम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जनवरी का महीना आए, जनवरी फरवरी आए, तो वो लोग गाड़ी खरीदना चालू कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका ऐसा वो क्यों करते हैं, कहीं ना उनका टैक्स बचाने के लिए, टैक्स सेविंग के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो अगर उन्होंने जनवरी फरवरी में सपोज उन्होंने खरीद ली है, कार खरीद ली है, और मान लीजिए उन्होंने बिजनेस के नाम से खरीदी है, तो वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। उस साल की बैलेंस शीट में उनके एसेट साइड में आ जाएगा और फिर वो अपना एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पर ईयर कितना % क्लेम कर सकते हैं? डिपेंड्स आप कौन सी एसेट पर जा रहे हैं। अगर आपने कार खरीदी और उस पर खरीदी है तो 15 है या 25 है, ऐसे रेट ऑफ वो है। Okay. डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, 15 से 25 के बीच में है कौन सी asset है। वेरिएबल है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा भी करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स है नहीं गवर्नमेंट का, तो वो परचेज कर लेते हैं। तो पर उसका यूज क्या है, वो पर्पस क्या है? खरीद तो लिया, अब क्या करना है उसका? वो बस एग्रीकल्चर के लिए परचेज करके फार्म हाउस करके रख देते हैं उसको। तो उसका बेनिफिट एज सच कुछ है नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपने अपना एक लिक्विड फंड फंसा दिया। बल्कि जैसा मैंने बताया, मेरा एक वन ऑफ क्लाइंट है, उन्होंने किया, उन्होंने सोचा कि उसको फिर मैं एनए कर लूँगा, फिर मैं अपना प्लांट बनाऊँगा, फिर मैं बहुत अच्छे से बैंक से कंसेशनल रेट पे लोन लूँगा। अभी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई वो है। तो लोन लेने के लिए लिए थे, पर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना टैक्स सेविंग करने के लिए एग्रीकल्चर हाँ, वो एक लैंड ले रास्ता लेते है, लीगल भी है वो, कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, और एग्रीकल्चर लैंड पर अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम की है वो सारी एग्जम्प्ट है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा एक आइडिया है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिए और एग्रीकल्चर पर्पज से ही उसे यूज़ कीजिए, तो जो उससे इनकम हो रही है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ऐसा सेलिब्रिटीज करते करते हैं। हैं, हाँ जी हाँ जी। तो ये तो बहुत चल रहा है सब इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ये सब। ये कंपनी गवर्नमेंट को कितने बार टैक्स पे करती है? कंपनी और एज एन इंडिविजुअली हम लोग बहुत लेवल पर बहुत बार टैक्स पे करते हैं। जब हम कोई भी इनकम इंडिया में जनरेट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इनकम पे इनकम टैक्स दे देते हैं, या कंपनी की बात करें तो वो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर देती है। फिर हम लोग को जीएसटी भरना होता है तो फिर हम जीएसटी भरते हैं। फिर हम रोड्स पे अपनी गाड़ी चलाते हैं तो रोड टैक्स भरते हैं, टोल क्रॉस करते हैं तो टोल टैक्स भरते हैं। तो सेस ऐसे भरते हैं। सेस भरते हैं, यस। ऐसे बहुत सारे लेवल पर, मल्टीपल लेवल पर हम लोगों को टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो एज सच है नहीं कि तेल कहीं की खदान है कि तेल से निकाल रहे हैं। तो वी हैव टू पे दिस, और बदले में फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो दे दी हमें फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब तो है ही। तो जब नाम रखा था जीएसटी की, गुड्स एंड सिंपल टैक्स रखा था, वी आर प्रैक्टिसिंग इन जीएसटी फॉर द लास्ट 8 years। कुछ भी सिंपल नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गुड्स एंड सिंपल टैक्स है, तो गुड एंड ऐसा सर्विस टैक्स। 2017 में उन्होंने बोला था कि ये सिंपल टैक्स है, एस फॉर सिंपल, ऐसा बोले थे वो। बट वो नथिंग एट ऑल सिंपल। वो हर किसी के लिए सिंपल है ही नहीं। अभी हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें सिंपल नहीं लग रहा, तो एक लेमैन के लिए कहाँ से वो सिंपल होगा? पर जीएसटी लाने का बहुत सारा फायदा भी मिला है, कि जैसे कि पहले कौन कौन बिजनेस कर पा रहे थे, बहुत कम। हम देखेंगे तो सेल्स ट्रांसपेरेंसी में। थोड़ी आई है। हाँ, तो इसमें बहुत सारे अपने जीएसटी निकाल के बहुत सारे बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस बढ़ा है अपने इंडिया के लिए। मेक इन इंडिया में भी थोड़ा हेल्प मिला है, पर टैक्स बेनिफिट इतना मिलता नहीं है। अल्टीमेटली वो बर्डन तो कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। जीएसटी का भी पब्लिक के बर्डन ऊपर ही आता है। कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। तो उसमें पब्लिक को क्या फ़ायदा मिल रहा है? पब्लिक को तो लॉस ही है, क्योंकि जो जीएसटी मैं ले रहा हूँ आज मेरे बिजनेस के नाम में, मैं कुछ मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस में परचेज कर रहा हूँ, तो मैं मेरे जीएसटी में क्लेम कर दे रहा हूँ। 18% 18% तो मुझे रिटर्न मिल जा रहा है। पर आम आदमी का क्या है? आम आदमी को तो कोई फायदा ही नहीं है, उसके तो चले ही जा रहे हैं, वो ले ही नहीं पा रहा है। वो जीएसटी बेनिफिट तो कहाँ ले पा रहा है? आज हम एसी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर आपको वो पे करना पड़ेगा और वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो कभी नहीं मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है। जबकि बिजनेसमैन, नॉर्मल कोई बिजनेसमैन है, वो कुछ भी एसेट परचेज कर रहा है तो वो आराम से क्लेम कर ले रहा है। पर इसमें आम Input आदमी tax credit। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले रहा है। पर इसमें कोई कॉमन मैन उसको खरीद रहा है तो टैक्स
उसको पे करना ही पड़ता है, वो अल्टीमेटली वो उसको रिबेट नहीं ले पाता है। एक तो जीएसटी पे कर रहे हैं, फिर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स के ऊपर डबल टैक्स पे कर रहे हैं वो। अब उसके बदले गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो जो पे कर रहा है उसको उसका हक मिलना चाहिए, कि उसने जो दिया एटलीस्ट कुछ उसको ऐसा स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो मिलना ऑनेस्ट टैक्स पेयर है मिडिल क्लास फैमिली का और उसने इतना जीएसटी और इनकम टैक्स भरा है, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा मिल रहा है, उसको एजुकेशन में वैसा कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ मिलना तो चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। अभी कुछ टैक्स तो अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट बोल रहा है कि ठीक मैं टैक्स कम कर रहा हूँ, पर प्राइस बढ़ा रहे हैं। बीच में टैक्स कम किए, बोले कि आम आदमी को इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो जो 10 रुपये का पार्ले-जी था, टैक्स कम किए तो उसका 10 रुपये का 10 रुपये ही रहा, कहाँ कम हुआ उसको। उन्होंने शायद क्वांटिटी बढ़ा दी, इस तरह से कुछ किया है। मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट पास ऑन करना था बिजनेसमैन को कि भाई रेट ऑफ टैक्स अगर हमने कम किया है तो जो कंज्यूमर जो उसे यूज कर रहा है उसको वो फायदा मिलना चाहिए, अगर बिजनेसमैन को सरकार ने फायदा दिया है तो कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि प्राइस कम कर दी, 10 रुपए से 8 रुपए 9 रुपए कर दिया, और जिन्होंने 10 रुपए रखे उन्होंने फिर वो क्वांटिटी शायद थोड़ी इन्हांस की है। जो स्टॉक में था वो कोई कंपनी वाला तो कोई स्टॉक रिटर्न किया नहीं, तो वो तो वही रेट में सेल हो रहा है। बट प्रॉफिट पास ऑन करना तो कंपलसरी है, रेट्स तो गिरने ही चाहिए। अब B2B अगर वो बिजनेस है तो इट्स वेरी सिंपलर, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया। हाँ। बट अगर वो B2C है तो फिर मैं आपका CN लेके कहाँ जाऊंगी? B2B तो इजीली वो इजीली है, क्लेम कर हाँ, लेगा, मतलब लार्जर credit लेवल पर note अगर ये देगा। बेनिफिट वाली बात हो रही है कि रेट कट हुआ है तो क्या उसको कैसे एडजस्ट करना है, तो लार्जर लेवल पर तो इट्स वेरी इजी कि भाई आपका जो डिफरेंस ऑफ GST का रेट था उसका सामने वाली पार्टी जो है सप्लायर जो उसने CN इशू कर दिया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसका जितना पैसा बचता है उससे उतने का माल ले सकता है। लेकिन B2C के लिए तो वो बेनिफिट B2C तो हमेशा लॉस में होता है, कस्टमर को हमेशा लॉस ही होता है। तो इसलिए या तो रेट कम होना चाहिए या कुछ तो होना चाहिए, प्राइस तो रिवाइज होनी ही चाहिए थी। संसद में राघव चड्ढा जी एक अच्छे मुद्दे के ऊपर डिस्कस किए थे, एक उनका वीडियो देखते हैं। जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सर, समझिए कि दो परिवार हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। एक परिवार है जो 20 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा परिवार भी 20 लाख रुपए कमाता है। स्कूल की फीस, रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल बिल सब समान है, लेकिन इनकम टैक्स अलग अलग। जैसे कि एक पति पत्नी है, राहुल और ऋचा, दोनों काम करते हैं। राहुल साल का 10 लाख कमाता है, ऋचा भी साल का 10 लाख कमाती है। इनकी कुल इनकम 20 लाख रुपए। क्योंकि 12 लाख रुपए तक की रिबेट पर असेसी इनकम टैक्स देता है, तो ना राहुल को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम 10 लाख है, और ना ही ऋचा को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम है, यानी कि हाउस होल्ड का टैक्स जीरो। दूसरा परिवार है नमन और नेहा। नमन साल का 20 लाख रुपए कमाता है और नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो घर पर बच्चे का ध्यान रखती है, माता पिता की जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल रखती है। सर, नमन और नेहा की भी फैमिली इनकम 20 लाख है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन है, नमन को 20 लाख के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है 1,92,400 रुपए, और वहीं नेहा क्योंकि उसकी इनकम नहीं, उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। यानी कि दो परिवार, सेम इनकम, लेकिन एक परिवार को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना और दूसरे परिवार को 1,92,000 का टैक्स भरना पड़ता है। एक ही छत, एक ही किचन, एक ही हाउस होल्ड, एक ही बजट, लेकिन अलग अलग टैक्स। सर, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फाइलिंग ऑफ ITR होगा तो इन मैरिटल कपल्स को इनकम टैक्स की जो रिलीफ है वो ज्यादा मिल पाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक मैरिड कपल है सर, जो दोनों पति पत्नी IT प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं। पति 18 लाख रुपए साल का कमाता है, पत्नी 6 लाख रुपए साल का कमाती है, यानी कि कुल इनकम दोनों की 18 जमा 6 24 लाख।
अब जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो पति की क्योंकि इनकम 12 लाख से अधिक है, 16 लाख, वो अपने इनकम टैक्स के हिसाब से 1,50,000 रुपए का सालाना इनकम टैक्स भरता है, और वहीं पत्नी क्योंकि उसका 6 लाख रुपए इनकम है, वो कोई टैक्स नहीं भरती है। यानी कि 24 लाख रुपए की इनकम पे परिवार को 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। यदि इनकी इनकम को क्लब कर दिया जाए और इनकी रिबेट्स को, एग्जेम्पशंस को भी क्लब कर दिया जाए, तो कुल आमदनी इनकी 24 लाख, कुल रिबेट 24 लाख, 24 माइनस 24, टैक्सेबल इनकम शून्य, इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रपोज करता हूं कि भारत में जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लाया जाए, जिससे मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिया जाए कि वे इंडिविजुअल फाइलिंग के साथ साथ जॉइंट फाइलिंग भी कर सकें। अगर ऐसा होता है तो हाउस होल्ड्स को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, टैक्स इक्विटी दी जाएगी सिंगल इनकम हाउस होल्ड में और डुअल इनकम हाउस होल्ड में। थर्ड, सिंगल इनकम अर्नर को अनयूज्ड एग्जेम्पशन अपने स्पाउस की यूज करने का मौका मिलेगा। इनकम डाइवर्जन की प्रैक्टिस, जैसे परिवार में अपने इनकम ट्रांसफर की जाती है ताकि परिवार वाले रिश्तेदार का स्लैब एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो प्रथा बंद होगी। और सर, ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा लोग शादियां करेंगे ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। सर, इंटरनेशनल कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में जॉइंट आईटीआर का सिस्टम लागू है। सर, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? इनका बात कहीं ना कहीं सच है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये एक ऑप्शन देना चाहिए। अभी कंपलसरी तो नहीं, बट ट्रायल बेसिस पे से एक बार रखना तो चाहिए। इससे वो जो उन्होंने जैसे कि कहा है कि एक मैल प्रैक्टिस चल रही है कि एक इंसान कमा रहा है और एक उनकी हाउसवाइफ है, तो एक इंसान के ऊपर बर्डन आ गया है। अब वो क्या कर रहा है, अपना टैक्स बचाने के लिए गलत चीजें कर रहा है। जैसे काफी लोग पॉलिटिकल पार्टी में भी डोनेशन करते हैं, दिए थे। आपको तो पता है, एक बहुत बड़ा रैकेट चला था पिछले 2-3 साल में, स्पेशली अपने गुजरात और महाराष्ट्र में, कि फर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी और बस टू अवॉइड द टैक्स उन्होंने फर्जी डोनेशंस दिए और वो सब किया, फिर वो सब फंसे बुरी तरह से। तो ये सब जो मैल प्रैक्टिस है ये बंद हो जाएगी अगर लीगल वे में गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि हाँ आप जॉइंट आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। लीगल वे में सब लोग टैक्स भरेंगे और मिलेगा। ऑप्शन बेसिस पे इसको ट्राई करना ही चाहिए। ओके। मैल प्रैक्टिस भी बंद हो जाएगी। बहुत सारे गलत सलत तरीके चले जा रहे हैं क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए। ऑब्वियसली टैक्स तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी कितना सर्वाइव करे। हैवी टैक्सेस हैं और बिजनेसमैन तो बहुत सारे एक्सपेंसेस क्लेम करके अपने टैक्सेस को कम भी कर लेता है, बट जो सैलरीड है उसके पास तो ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं। कोई ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शंस नहीं रहते हैं, इसलिए फिर वो कभी इधर ट्रांसफर करते हैं, कभी उधर ट्रांसफर करते हैं, कभी वाइफ को देते हैं, कभी एचयूएफ बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो एचयूएफ के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अभी आप उठाकर देखिए 10 में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा, जो जॉब करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में है, वो काम पे जा रहे हैं, अपना इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। वो एक चल रहा था रैकेट पॉलिटिकल पार्टी वाला, बस वही उनको ध्यान था। एचयूएफ के बारे में कुछ एचयूएफ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी। अगर ये गवर्नमेंट ले आती है जॉइंट आईटीआर फाइलिंग का, तो फिर वो उनको एचयूएफ बनाकर और अलग से फिर कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। ऑप्शन बेसिस पे गवर्नमेंट को ये करना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी आएगी इससे। यंग एंटरप्रेन्योर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस के लिए? जैसे कि नए बिजनेस में वो आ रहे हैं, तो किस सब बातों का ध्यान रखेंगे वो, कि क्या गलती ना करें? यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडिया के साथ साथ अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ जा रहे हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन करना चाहिए। कंप्लायंसेस पे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ धंधा कर रहे हैं और आपका बिजनेस का जो लीगल कंप्लायंसेस है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उनको आइडिया नहीं रहता है, तो उनको वो सब देखना चाहिए। और जोश में नहीं, होश में काम लेना चाहिए। कैश फ्लो, जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, उस पर उनका फोकस होना चाहिए। स्केलेबिलिटी के चलते रातों रात अमीर हो जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली उनको अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट की जगह लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में बिजनेस कैसे स्केल किया जा सकता है, न कि आज बिजनेस स्टार्ट किया और विद इन 1 और 2 ईयर बिजनेस बहुत स्केल कर ले। ऐसे कोई पैतरे नहीं अपनाना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसा करते ही हैं कि आज मैं बिजनेस किया तो मुझे शॉर्ट टर्म में, जैसे कि 2-3 महीने में मुझे फायदा होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। उनको डिसिप्लिन भी रखने की जरूरत है और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई बिजनेसमैन तो ऐसे भी होते हैं जो नए बिजनेस में आ रहे हैं कि वो बिजनेस को डीपली स्टडी करते नहीं है। वो इससे उससे पता कर लेते हैं कि ये बिजनेस में अच्छा इनकम है, ये बिजनेस में अच्छा इनकम है, जबकि उनको नहीं पता है कि वो बिजनेस में एक्चुअल में वो इनकम है या कोई ऐसे ही बोल रहा है। उसमें वो लोग घुस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं बिजनेस में हमको लॉस हुआ। इसलिए तो आजकल ज़्यादातर स्टार्टअप शौक से जो शुरू होते हैं कि मेरी तो हॉबी है, मुझे बिजनेस करना है,
वो ठप हो जाते हैं। इसीलिए होता है 100 में से 98 स्टार्टअप ठप हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उन्होंने कोई डिटेल स्टडी नहीं किया है क्या प्रोडक्ट चलेगा, कैसे चलेगा, क्या कंज्यूमर बिहेवियर है, उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या है क्या नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है और कूद जाते हैं। शार्क टैंक इंडिया देखा और स्टार्टअप का क्रेज और बस हमको तो यही करना है, हमको तो यही हमको करना बिजनेस है, में आना है। फिर वो मुंह के बल गिरते हैं। तो वो बिजनेस हॉबी नहीं है एक्चुअली, बिजनेस है, वो कोई सीरियस गेम है, वो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक चल रहा है। कि बिजनेस में पैसे का भी बैकअप रहना चाहिए, क्योंकि कोई कंपनी में आप सप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत आज सप्लाई किए, ये कोई B2C नहीं है कि आप तुरंत पेमेंट माल दे दिया और उसको आपको पेमेंट मिल गया। कंपनी B2B आप करेंगे तो आपको 60 दिन 90 दिन, कहीं ना कहीं 6 महीने तक का भी कोई कंपनी है कि 6 महीने के बाद भी पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट वैसे इस पेमेंट साइकिल को सुधारने के लिए MSME का वो 45 डेज का लॉ लेकर आई थी टू बेनिफिट द कंपनीज, लेकिन वो रियलिस्टिक वे में अभी तक एप्लीकेबल अभी हो तक नहीं applicable पाया नहीं है। हो पाया है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैंने बोला कि नहीं मेरे को 45 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके साथ धंधा नहीं करूंगी, वहीं मार्केट में कोई और है जो उसको 180 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, देगा। तो ऑब्वियसली फिर वो मेरे साथ तो बिजनेस नहीं नहीं करेगा। तो ये एक है, लेकिन इसमें फिर यूनिटी की जरूरत है कि फिर अगर मैं नहीं दे रही हूँ तो फिर कोई भी ना दे, वैसा बिजनेस में तो ऐसा ऐसा यूनिटी है नहीं। आएगा ही गला नहीं काट कभी, कंपटीशन है। कि मेरे कंपटीटर कहाँ पे क्या कर रहा है, मैं कहीं पे 1 रुपए कम करके अगर वहाँ पे माल सेल कर सकूँ तो मैं ऑब्वियसली वो करूँगा। हाँ क्योंकि बिजनेस में ऐसा कोई यूनिटी आएगा ऐसा मैं कभी, मुझे लगता नहीं है नहीं आगे। होगा। जैसे कि AI अब का अभी जमाना चल रहा है कि AI के लिए बहुत सारे का जॉब जा रहे हैं, तो CA फील्ड में आप क्या देखते हैं कि AI का कुछ इम्पेक्ट आएगा CA फील्ड में? हाँ, अभी CA फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो AI जानता है और समझता है, तो बहुत सारे रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं जो हम खुद करते हैं या हमारा स्टाफ करता है। तो अगर हम उस AI के टूल को यूज़ करना सीख जाएं तो हम अपने काम को फास्टर वे में कर सकते हैं। फिर हमें सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनानी है और उसे देखना है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। लेबर जॉब जो है, कम्बरसम जॉब जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, वो सब AI के थ्रू हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो AI के आने से CA का काम और बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। क्या AI CA को रिप्लेस कर सकता है? AI CA को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब तक कि AI तो आपके कमांड पे चलेगा कि आपने क्या प्रॉम्प्ट डाला है, क्या इनपुट डाला है, पर हर एक बिजनेस को समझने के लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत है कि क्या उसके सर्कमस्टांसेस हैं, क्या उसके सिचुएशंस हैं, किस परिस्थिति में वो काम कर रहा है। तो AI तो वो कर नहीं सकता, इसीलिए AI कैन नॉट रिप्लेस अ CA, बट अ CA जिसको AI नहीं आता है वो डेफिनेटली एक ऐसे CA से रिप्लेस हो जाएगा जिसको AI आता है। तो CA को AI सीखने की ज़रूरत है, लेकिन AI रिप्लेस तो नहीं कर सकता नहीं कर CA को, सकता है। क्योंकि उसका अपना कोई ब्रेन नहीं है ना। जिसको कहीं ना कहीं हम लोग ही चलाएंगे AI चलाएंगे, को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कुछ टाइम पहले ही डिस्कस कर रहे थे बाहर कि आपके भाई को कुछ प्रॉब्लम आया था टैक्स के बारे में, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा भाई है, ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। अभी उनको ऐसा लगा कि 12 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन है टैक्स का, तो उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया, ये सोचकर कि 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकम आपने अर्न की है, टोटल इनकम 12 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लिच है कि ऐसा नहीं है। 12 लाख तक कैपिटल गेन की जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से कैलकुलेशन होती है, तो अगर आपका सैलरी का इनकम है, बिजनेस का इनकम है या अदर सोर्सेज हेड का इनकम है, वो सारी इनकम आपकी 12 लाख के स्लैब में काउंट होती है। बट कैपिटल गेन एक ऐसा स्पेशल रेट से कैलकुलेट होता है, उस पर सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि ओल्ड में 2.5 लाख तक है, वहीं तक आपका जीरो टैक्स है। और अगर उसके ऊपर अगर आप कुछ करते हैं तो वो 12 लाख के कैलकुलेशन में नहीं शामिल होता। तो जिन लोगों ने भी ये सोचकर अगर अपना प्रॉफिट बुक कर दिया है कि 12 लाख तक तो मेरे को टैक्स लगेगा ही नहीं, उनका सिर्फ लॉन्ग टर्म पे 1,25,000 तक का एग्जम्पशन है, उसके ऊपर जाएगा तो 12.5% का उनको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसके ऊपर उनको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से काउंट होता है। ये बहुत लोगों को पता भी पता नहीं नहीं होता होता है। है। 87A वो की कहीं जो ना कहीं- रिलीफ मिलती है वो कैपिटल गेन हेड पर नहीं मिलती है, बाकी सब पर मिलती है। तो काफी लोगों को ये पता नहीं है। तो जब अपना प्रॉफिट बुक करें तो प्लीज ध्यान से बुक कीजिए। ध्यान से आप- बुक करना चाहिए। जी। तो कोई CA के सलाह लेना चाहिए कि उसमें कैसे करना हाँ चाहिए। जी। क्वेश्चंस ये अपने कॉमर्स फील्ड से जो आते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस करना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको कॉमर्स में बेसिकली सिखाया जाता है, हाँ। डिटेल में पढ़ाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट को कैसे आप अपना पॉजिटिव रख सकते हैं और अपने P&L अकाउंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो कॉमर्स के होते हैं वो धंधे को बहुत डिटेल में समझते हैं।
बट ये भी मुझे लगता है कि मिथ है। बहुत सारे साइंस के लोग भी हैं अभी जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने यूनिकॉर्न बना दिया है। जैसे वो शुगर की जो फाउंडर है, हाँ, वो तो IITN है। एक ये अच्छा पॉइंट है, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस का क्या फायदा है? लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एक इस तरह का इंश्योरेंस होता है कि जो इंसान लोन ले रहा है, अगर इन केस किसी भी वजह से वो लोन नहीं भर पाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनको वो लोन नहीं भरना पड़ता और इंश्योरेंस कंपनी वो लोन रीपे कर देती है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपको EMI भरने की लायबिलिटी आपके फैमिली वालों के ऊपर नहीं आती नहीं है। आएगी। आप बेफिक्री से अपना काम पे फोकस कर सकते हैं और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बस बैंक के ही लोन में है या प्राइवेट लोन में भी इसका? सब लोन में अवेलेबल है ये। ओके, सब लोन में सब ये लोन में लोन available। प्रोटेक्शन। पर ये एक ऑप्शनल लोन है, इसको कंपलसरी नहीं कहा गया है। तो अगर आप लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। जैसे हम होम लोन भी लेते हैं तो होम लोन में भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। मतलब अगर आपने घर खरीदा है तो घर के ऊपर आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। बैंक ऐसा मैंडेटरी कर देती है। बट अगर वो होम लोन अगर कोई नहीं भर पाता तो क्या होगा, तो सीधा फिर वो घर बिकेगा। तो अगर आपने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस ले लिया है तो फिर सीधी बात, आपके अगर बोरोवर मर गया है तो फिर वो जो इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है उससे आपका EMI का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपके फैमिली वाले सेफ हैं। ओके, तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए, लेना चाहिए। स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर सिंगल पर्सन अर्निंग है और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे उनकी वाइफ्स हैं, वो अगर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, तो फिर लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। अगर किसी के अकाउंट में, जैसे बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी गलती से कोई डाला ही नहीं है, तो वो अमाउंट को उसके घर वाले कैसे क्लेम कर सकते हैं? अगर 2 साल तक कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं होता तो वो इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है, और अगर उन्होंने कहीं नॉमिनी नहीं डाला है तो वो डेफ अकाउंट में चला जाता है। अब फिर वो डेफ अकाउंट से पैसा निकालना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उद्यम पोर्टल करके गवर्नमेंट ने, RBI ने एक पोर्टल बनाया है, वहाँ से आप क्लेम करके फॉर्म भरकर आप ले सकते हैं। पर मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि जितने भी लोग हैं वो अपने सारे बैंक अकाउंट्स में, लॉकर्स में, सब जगह अपना नॉमिनी क्लियरली मेंशन करें, ताकि उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके जाने के बाद या उनके रहते हुए भी कभी भी किसी भी तरह की परेशानी में नहीं जाए। क्योंकि अभी बहुत सारा फंड है, करोड़ों का फंड है RBI के पास जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला गया है। उनके फैमिली वालों को तो, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। फैसिलिटी आप पता भी कर सकते हैं और ये फैक्ट भी है। मान लीजिए कि आप ही हस्बैंड है और आपके सपोज अचानक से डेथ हो गई, आपने अपनी वाइफ किसी को को कुछ बताया नहीं है कि कहाँ कहाँ पे अकाउंट है, लेकिन आपकी वाइफ को सिर्फ आपका पैन कार्ड पता है कि प्रीतम का ये पैन कार्ड है, तो वो बैंक में जाकर पता कर सकती हैं कि ये मेरा पैन कार्ड है, मेरे हस्बैंड का पैन कार्ड है और उनकी डेथ हो गई। अगर मान लीजिए नॉमिनी एडेड है तब तो बहुत सिंपल है, आपकी वाइफ को इजीली सारा सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर नॉमिनी एडेड नहीं है तब भी वो पैसा तो क्लेम कर सकती हैं, पर बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे उनको डेथ क्लेम देना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं कि वो एक लीगल हेयर का एक वो बनाएंगे कि मैं ही इसकी उत्तराधिकारी हूँ और इस पर और कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे आपकी कोई फादर की संपत्ति आपको मिली थी, उससे आपने पैसे जमा कर दिए, तो फिर आपके भाई भी आ सकते हैं उसमें क्लेम करने के लिए कि इसके बैंक अकाउंट में जो पैसा है और अभी इसकी डेथ हो गई प्रीतम की, तो मेरा हिस्सा है, मेरे बाप ने इसको दे दिया था। तो ऐसे सब बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो विल होनी चाहिए। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया के लोग इसमें भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अमर हैं, जो आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मैं तो कमा रहा हूँ और मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं। वो तो विल बनाने का तो रिवाज ही नहीं हमारे देश में। तो मैंने ये देखा है, आज हमारे फादर ने 65 years old है वो, हाँ, हम उनको समझा रहे हैं। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डे टू डे बेसिस पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप विल बना लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है। इंडिया में ऐसा कुछ कुछ तो थोड़ा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। उसको ऐसा ले लेते हैं कि नहीं, अब विल बना दी है तो फिर अभी हमारी जान को खतरा हो गया है, बागबान बहुत देख लिया। तो वैसा नहीं है, होना चाहिए। अगर किसी के डेथ हो जाता है, जैसे कि आप नॉमिनी क्या बोल रहे हैं, अगर नॉमिनी है उसमें तो उनको इजीली पता चल सकता है? हाँ, वो सिर्फ उनका पैन आधार लेकर जाएं जिस भी बैंक में उनको लगता है कि अकाउंट है। उनको थोड़ा तो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बैंक से आप कहाँ कहाँ जाइएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि इस बैंक में मेरे हस्बैंड का अकाउंट है तो आप पता कर सकते हैं। और आजकल तो वो इनकम टैक्स की साइट पे EIS वगैरह भी आता है, तो अगर उनके CA के पास अगर वो जाएंगे तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स में उनके अकाउंट है। क्योंकि अभी इनकम टैक्स की साइट पे सारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स आते हैं कि कौन कौन से बैंक में अकाउंट है। आपको बैंक का अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा, बट आपको नाम पता चल जाएगा कि SBI में है या किसी भी कोई भी बैंक में है तो किसी पता भी चल जाएगा। बैंक तो में वो है। बैंक में जाके आप तो वो- आसानी से पता कर हाँ, सकते हैं। उनका डेटा लेकर आप पता कर सकते हैं। और फिर अगर आप उनकी नॉमिनी है तो यू कैन इजीली क्लेम द डिपॉजिट, अगर नॉमिनी में आपका ही नाम है तो। और नहीं है तो फिर
बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो आप क्लेम करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। और अगर 10 साल भी निकल गया है और आप इंडिया के बाहर चले गए और आपके जो रिलेटिव हैं उनकी डेथ हो गई है और 10 साल के बाद आप इंडिया वापस आते हैं और आपको पता चलता है कि आपके फादर की तो 2 करोड़ की एसेट थी, कहीं एफडी कर रखी है और मैं नॉमिनी नहीं था, ये वो भी क्लेम हो जाता है, सब कुछ क्लेम हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इसमें हम एक रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट किसी को घर पे बाहर किसी को अगर ना बताएं, फिर भी अपने फैमिली किसी एक मेंबर्स member को को पता होना बता चाहिए। के रखना चाहिए। ऑल द डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आपकी कौन कौन सी असेट्स है, कहाँ पर है, किसी एक जने को तो पता ही होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत सालों से ट्राई कर रही है। पेनल्टीज भी लगा दी हैं अभी कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 1000 रुपए की पेनल्टी है। बहुत सारी हमारी जनता है जो अभी भी अनअवेयर है इस बात से, उनको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर पैन कार्ड में बहुत लोगों का नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है। अब चूंकि वो सेम नहीं है इसीलिए वो लिंक नहीं करवा पाते, फिर सबको बहुत आलस आ रहा है कि अपने काम धंधे से उठ के कौन ये जाए और ठीक करवाए कि अब मुझे करेक्शन करवाना है आइदर पैन कार्ड या आधार कार्ड में। तो वो एक लेजी लथार्जिक अप्रोच है हमारे यहाँ के लोगों में, वो जाने देते हैं। बट जब ऐसी कोई आपदा आ जाती है और फिर जब उनका क्लेम अटक जाता है और वो नहीं निकाल पाते, फिर उनको सब याद आता है। इसलिए पैन कार्ड आधार कार्ड मैच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, समय रहते ये सब करवा लें ताकि आपत्ति में कोई आगे कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना आए। आए। अभी एक फिलहाल एक मेरा फ्रेंड का ही एक केस है कि उनके पास 2 पैन कार्ड है। मैं आज इंडिया में फर्स्ट टाइम उनको गलती से ही हुआ था एक्चुअली। वो क्या किसी को करेक्शन करने के लिए दिए थे और उनको इतना आइडिया है नहीं ये सब के बारे में, तो वो बस किसी को करेक्शन करने के लिए दिए थे। पर वो क्या क्या नया रीइशू कर दिया उसको, कि नया ही इशू कर दिया। तो वही सेम Surrender नेम हो है जाता है। सर। एक सरेंडर तो हो जाता है, पर अभी वो शायद कुछ कार ले रहे थे तो उनको एक प्रॉब्लम आया था कि तब जाके पता चला जब वो बैंक में गए कि बैंक वाला बोलता है कि आपका नाम से दूसरा एक पैन कार्ड है। तब उनको पता चला कि 2 पैन 2 कार्ड पैन issues। कार्ड। तो क्या आज की डेट में किसी के नाम का 2 पैन कार्ड इशू हो सकता है? नहीं, अभी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो पहले बहुत साल पहले जब आधार कार्ड वगैरह नहीं था तब तो हो जाता था। नहीं, ये तो पहले के निकले हुए रिसेंट होंगे। का ही केस है, लगभग 6 महीना पहले का ही केस है। बट उन्होंने पैन कार्ड शायद पहले कभी बनाया हुआ होगा। पैन कार्ड तो उनका पुराना था ही, पर अभी रिसेंटली उनका 2 साल पहले ही कोई जब आधार और पैन लिंक हो रहा था उस टाइम पे वो दिए थे, क्योंकि उनका नाम करेक्शन करना था, क्योंकि आधार में जो नाम था पैन कार्ड में नहीं था, पुराने पैन कार्ड में। लीगली 2 पैन कार्ड से एक आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकता है। एक में लिंक था पर पुराने एक वाले में में नहीं था लिंक ना, नहीं था। हाँ, तो वो जिसमें लिंक है ना वही वैलिड है, और Okay. जिसमें लिंक नहीं है वो उनको इमीडिएट इफेक्ट से सरेंडर कर तो देना वो चाहिए। उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, वो मुझे पूछे थे कि एक सीए से सलाह लेके फिर उसको सरेंडर करवाए। सरेंडर करना ही चाहिए, तो बहुत गलत है ये। तो आप खेल रहे हैं इनका इनकम टैक्स के साथ, वैसा हो गया। उनका तो कोई ऐसा और गवर्नमेंट तो ये मानेगी कि आप टैक्स इवेजन करने के लिए कर रहे हैं, टैक्स को बराबर। बचाने के लिए कर रहे हैं, टैक्स की चोरी करने के इंटेंट से कर रहे हैं। पहले उन- आपने अनजाने में किया है। उनका ऐसा इंटेंस था नहीं और उनको इतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वो लगभग ज़्यादा ऐसा पढ़े लिखे भी नहीं है, पर वो गलती से हो गया था उनको। तो अभी मैं उनका वो सरेंडर करवाया एक सीए से बोल के। नहीं, वो करवाने की है। इंटेंट आपका कुछ भी हो वो फिर साबित नहीं कर पाएंगे आप। नहीं कर पाएंगे। अगर सही। सरकार को पता चल गया कि आपका 2 पैन कार्ड है तो आप इंटेंट बोलते रह जाइए, सरकार थोड़े ना सुनेगी। उनको तो लगेगा कि आपने टैक्स इवेजन करने के लिए 2 पैन कार्ड बना रखे हैं। बराबर, 2 पैन कार्ड टैक्स बचाना है तो एक एचयू ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका जब है। तक वो जॉइंट फाइलिंग ऑफ आईटीआर नहीं आता तब तक तो वही है। अभी गवर्नमेंट एक नया इकोनॉमिक ऑरेंज इकोनॉमिक करके वो लाया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये क्रिएटर्स के लिए आया है, तो क्रिएटर से टैक्स कलेक्ट करना है या क्रिएटर्स को कुछ फायदा भी है इसमें? नहीं, यूनियन बजट 2026 में अभी ऑरेंज इकोनॉमी का बहुत सारा बेनिफिट दिया हुआ है। ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसा कि एक आम जनता को लग रहा है कि कुछ आया है तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए है। ये बिल्कुल ही अलग है। ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्रांट इशू किए हैं क्योंकि अभी उनको पता चल गया है कि कोविड के बाद से सब लोग वो रील वील बना रहे हैं और वो सब कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा बढ़ गया है। कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्ट, यूट्यूबर्स और वो सबके लिए। तो अभी बिजनेस आइडियाज अगर किसी के पास हैं और उसके ऊपर अगर वो रील बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, म्यूजिक्स, वो सब उसमें कवर होते हैं। तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है। और अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मुंबई के जो प्रोफेसर्स हैं उनको गाइड किया गया है कि इसका कोर्स डिज़ाइन किया जाए। 15,000 से ज़्यादा स्कूल को ऑथोराइज किया गया है कि वो AVGC की लैब बनाएं। और अभी आने वाली जनरेशन में ऐसा अज्यूम किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ 2030 20 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑरेंज इकोनॉमी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाली जो जनरेशन है वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान दे, एक्सपर्ट के साथ में रहकर सीखे और एक बेहतर कंटेंट क्रिएट करें। और इसी का स्कोप है, जैसा कि अभी हम भी साथ में इसीलिए बैठे हैं। तो
वो सब ये तो है। सही है। कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे खर्चा भी होता है, जैसे कोई पॉडकास्ट स्टूडियो कर रहा है तो इसमें बहुत सारे खर्चा भी है। गवर्नमेंट ग्रांट भी इशू कर रही है, हाँ, है, तो उसे किसी का support कर पहले से रही है। कुछ बिजनेस है वो कर लेगा, वो आसान है, पर कोई स्टार्टिंग ही फील्ड में आ रहा है तो उसको कैसे ग्रांट मिले? ग्रांट एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर को नहीं दिया है, उन्होंने ग्रांट स्कूल और कॉलेजेस को दिया है जहाँ पर Okay. एवीजीसी की लैब स्टैब्लिश हो रही है। तो एवीजीसी क्या है, तो एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक, गेमिंग, अभी ये सब का चलन बहुत है, तो उसको थोड़ा लीगल वे में ऑथोराइज करके कैसे किया जा सकता है जिससे कि कंटेंट तो बहुत सारे हैं गलत और सही, तो एक ऑफिशियली ग्रांट दी गई है स्कूल और कॉलेजेस में ताकि ऐसे लैब बने और बच्चों को सही दिशा में पता चले कि किस तरह से क्या कंटेंट बनाना है। इंडिविजुअली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको ग्रांट नहीं मिल रही है, ओके, कंटेंट क्रिएटर को कोई ग्रांट ग्रांट नहीं नहीं है। है। ओके, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी कि वो ऐसे स्कूल और कॉलेजेस में जाएं जहाँ पर वैसे लैब्स हैं और वहाँ से वो सीख सकते हैं कि कैसे क्या बनाना है। अभी जैसे खुद आप लोगों ने ये सब किया है तो आपने खुद अपना इन्वेस्टमेंट किया, खुद से सीखा है, सब कुछ खुद से किया है। अगर अभी आने वाली जो जनरेशन है अगर वो ऐसे स्कूल्स में है जहाँ पर ऐसे लैब स्टैब्लिश्ड हैं तो वो कुछ सीख के आ रहे फ्री हैं। में, हाँ, उनको स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो वहाँ पे सीख सकते हैं कंटेंट क्रिएट करना और वो सब, ओके। फिल्म मेकिंग, म्यूजिक मेकिंग, तो ग्रांट उसके लिए। और क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि एलएलपी बनाए कि प्रोप्राइटरशिप बनाए। ये भी कोई भी नया जो एंटरप्रेन्योर हाँ, आता है वो मेरे पास पहले आके से- सबसे पहला यही सवाल पूछता है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं प्रोप्राइटरशिप बनाऊँ कि एलएलपी बनाऊँ, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। एक फ्लैट आंसर नहीं हो सकता है कि मैंने एक बार बोल दिया कि एलएलबी बनाना एडवाइजेबल है, लेकिन हर इंसान की सिचुएशन अलग है तो उसके हिसाब से जवाब भी अलग रहेगा। उसके पास उतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि वो एलएलबी का खर्चा उठा खर्चा सके, उठा तो फिर सके। उसको हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा ना वो इंसान की बैकिंग कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, उसका इंटेंट क्या है, उसका गोल क्या है, वो सब के ऊपर है। कोई स्टार्टिंग में बिजनेस में आ रहा है तो उसको कितना खर्चा लेके चलना पड़े कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब करना वैसे है तो जीएसटी कितना रजिस्ट्रेशन फ्री ही है। फ्री है, पर कोई सीए को हायर करना है और वो- स्टार्टिंग के फील्ड में उसको क्या कितना मान के चलना चाहिए कि मुझे वो आपको हम अमाउंट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते हैं कि कितना खर्चा है, उसके लिए आप एनुअली contact कुछ कीजिए। बजट ऐसा 50,000 1 लाख के नहीं नहीं, उससे आसपास? बहुत बहुत सस्ता होता है। बहुत सस्ता है, 50,000 तो okay. बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 50,000 वो अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो फ्री है। ओके। Welcome to Pritham's podcast. Join us for insightful conversations every week. Presented by Sunpreet Prime Media Private Limited. Co-presented by Sunpreet Chemicals Private Limited and Sunpreet Industries.